प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई कर रहे हों अच्छे से। और हमें पता है कि जो आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो वैसे स्टूडेंट नहीं होंगे कि जो आगे का सोच के टेंशन ले रहे होंगे। भाई आपके पास ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप टेंशन लेके अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास वैसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं। भाई पढ़ने के लिए टाइम नहीं बच रहा है तो वेस्ट करने के लिए कहाँ से बचेगा। तो आप वो जो रील्स ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं ना, तो वो कहीं टेंशन में आके वो रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि रील्स देखना एक ऐसी लत है भाई, एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो फिर कब 1 से 2 घंटे चले जाएंगे आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो आप फोन खोल रहे हैं तो वनली स्टडी, क्योंकि आपके पास अभी स्टडी करने का टाइम है। भाई एग्जाम के बाद थोड़े वक्त आप मजे कर लीजिएगा, क्योंकि अब फिर भी एग्जाम के बाद ये नहीं कि बोर्ड दे लिया तो फिर अब ये कहानी खत्म हो गई, क्योंकि बोर्ड के बाद आपकी कहानी शुरू होती है। बोर्ड तक तो आपको एक पास होने के लिए भाई पास हो ही जाएंगे, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन बोर्ड के पास आपको जो पेपर बनते हैं ना वो फेल करने के लिए बनते हैं। और आजकल तो कंपटीशन इतना हाई है कि अगर जो आपकी प्रिपरेशन ओके टाइप की है ना तो बिल्कुल भी नहीं कुछ होने वाला है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम टॉप लेवल की होगी, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम या मतलब किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे मेडिकल्स हो गया और इंजीनियरिंग्स हो गया, तो इसमें क्या होता है, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हर किसी की मतलब एक एंट्रेंस दे के ही लेता है, क्योंकि मेडिकल की फीस इतनी अधिक होती है कि प्राइवेट करना मतलब हर के लिए नामुमकिन नहीं होता है। तो देखिए हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में, और यही अगर आपको मेडिकल फील्ड या कहीं जाना है तो यही 11-12 अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे आपको आसान मिलेगा। लेकिन भाई 11 और 12 में मस्ती किए तो आगे की लाइफ कैसे बीतेगी आप अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास अभी टाइम है, सुधर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। और बाकी आप अच्छे मतलब कर रहे हो तो आपके मतलब आपके लिए तो बेस्ट विशेष ही हमारी है कि बस आप उसी को कंटिन्यू रखें और आप अपना लक्ष्य को अचीव करें। तो हम फिजिक्स में जो भी मतलब बस हम क्लियर कर रहे हैं हर एक पूरे संपुट के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज उसमें से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम करने वाले हैं दैंड। तो हमने ये एक पार्ट ही हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा, और पहले उसके हम कुंडली लिए और उस कुंडली पे केंद्र पे निकाला। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि केंद्र से होकर जाने वाली, अब हम कुंडली बना ले फिर आपको समझाते हैं कि हमने ये कुंडली बना लिया। भाई इसमें थोड़ी सी बड़ी बनानी ही पड़ेगी। अब इसमें हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो भाई यहाँ से हमने इसे किसी से जोड़ा है और ये प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। धारा जो है इस तरीके से इसमें प्रवाहित होती जा रही है। ये हो गया इसका केंद्र। अब इसके केंद्र से मान लीजिए हम इसमें एक छड़ जैसे हमने देखा था ना, तो ये तो यहाँ पे रह गया, फिर ये ढक गया, और यहाँ से हम इसके केंद्र से एक अक्ष खींच लेते हैं। तो पिछली बार भाई हमने इस केंद्र पे ही निकाला था, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे निकालना है कि मान चुंबकीय क्षेत्र का कितना आ रहा है। ये हमारा बिंदु P हो गया, और ये जो दूरी हो गई आपके पास, इस दूरी को हम मान लेते हैं x। और यहाँ से ये दूरी आपके पास हो गई r, और ये यहाँ त्रिज्या खींचे तो वो r है, तो आपके पास ये दूरी भी होगी r। अब भाई इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि भाई हम अक्ष पे निकाल रहे हैं तो हम यहीं से कोई खंड लेंगे, छोटा सा भाग लेंगे dl, और यहाँ उसी के कारण यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ से इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ, और यहाँ से भी हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ। तो ये हो गया आपके पास फिगर। ये यहाँ से 5 कोड बना रहा है,
और यहाँ से फाई कोण बना रहा है। लेकिन हमें बिंदु P पे निकालना है इसकी क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये जो लाइन आ रही है तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसे होगी, इस वाले की। ये नहीं कि हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है, ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसके प्रति ये लंब है। अब वो जो दूसरा है, ये जो रेखा जा रही है यहां से भी ये क्या होगी, लंब होगी। तो ये इसके प्रति लंब है, यानी ये आपके पास 90 डिग्री यहाँ से है और ये आपके पास 90 डिग्री यहाँ से है। इस लाइन को आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे। हो गया आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस भाग से भी मिल गई आपको और यहाँ से भी मिल गई कि यहाँ पे जो है dB इस तरीके से है और यहाँ पे dB इस तरीके से है। अब आपको यहाँ से लेना है कंपोनेंट, क्योंकि हम इस बिंदु पे लेंगे तो जब तक हम साइन कॉस में कंपोनेंट नहीं लेंगे तब तक ये सॉल्व होने वाला है नहीं। तो आपको याद होगा जो थीटा के सामने होता है वो आपके पास आता है कॉस। तो ये आपके पास आ गया dB cos फाई, यहाँ से dB cos फाई। इसका जो है यहाँ से आएगा dB sin फाई और सेम इसका भी dB sin फाई। यानी ये भी यहाँ से ले तो ये भी इस मतलब इसी डायरेक्शन में है साइन थीटा कंपोनेंट, इसका भी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि यहाँ से ये वाला ले रहे हैं हम ये एंगल, तो ये आपके पास जो बन रहा है यही आपके पास फाई कोण है और यहाँ पे ये भी जो बना है आपके पास फाई एंगल है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ है यहाँ से और ये नीचे की तरफ है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको तो हमें मान ले में लेना ही नहीं है, क्योंकि भाई ये एक इधर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो हमें पता है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो शून्य आएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो क्या आ रहा है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख भी सकते हैं, लिखे तो cos फाई एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे के मान को निरस्त कर देते हैं। अब आपके पास कॉस वाला लेना नहीं है, आप लेंगे कंपोनेंट साइन वाला। तो यहां से आपको बायो सेवर्ट का नियम याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने पढ़ा था कि डी वी बराबर आपके पास आया था म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपने पढ़ा था बायो सेवर्ट के नियम से। अब यहाँ से कॉस वाला कंपोनेंट गायब हो गया है, आपके पास है साइन कंपोनेंट वाला ही, तो आप साइन वाला लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट डी एल साइन थीटा और यहाँ से हमने मान लिया आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें साइन थीटा का मान आपको चाहिए, तो यही है ना आपके पास त्रिभुज। अगर आप यहाँ से मान नामकरण कर लें, ये बिंदु आपके पास O आ गया और इसे A मान लीजिए, ये P है तो इसे मान लीजिए B। तो आप त्रिभुज BOP में लिख सकते हैं। तो BOP में जब लेंगे तो ये दूरी x है और ये दूरी r है। तो इस त्रिभुज में लेंगे तो ये त्रिभुज यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, तो साइन थीटा बराबर आपके पास आएगा, क्या होता है कर्ण, मतलब यहाँ से लंब बट्टा कर्ण आपके पास आएगा। तो हमें लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ से आधार पता है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसका मान आ जाएगा वो आपके पास आता है रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता होगी ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी से आया है कि कर्ण आपके पास क्या है, बी पी, तो बीपी। अब यहाँ से आपका रूट इधर लगा दीजिए, तो रूट लगाएंगे, लंब आपके पास है आर स्क्वायर प्लस आधार आपके पास है एक्स स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों को कर सकते हैं। तो इसी से आपके पास ये मान आ गया, तो बस वहीं से आप साइन थीटा का मान रख देंगे। तो आपके पास डी बराबर म्यू नॉट DL, और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर। भाई अब तो ये आर स्क्वायर भी बदल जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर ये तो हमने बायो सेवर्ट के नियम से पढ़े थे। जब हम यहाँ से साइन थीटा लेंगे तो ये आर स्क्वायर ना होके, क्योंकि हमें ये दूरी हमने पढ़ा था ना कि कोई भी मतलब हम छोटा सा खंड लेंगे और उस खंड से अगर हम किसी बिंदु पे तीव्रता निकालने हैं तो ये इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और जब साइन का मान रखेंगे तो ये आपके पास आएगा लंब, तो ये हो गया आपके पास आर और बट्टा रूट आर का स्क्वायर या तो एक्स का स्क्वायर आर का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो फिर एक बार हम देखते हैं कि हमने नियम में पढ़ा था बायो सेवर्ट के नियम में कि कोई भी अगर हम धारावाही चालक तार ले रहे हैं तो वो उसका जो खंड लेंगे, उस खंड से अगर हम किसी बिंदु पे तीव्रता निकाल रहे हैं तो इस बिंदु से और इस खंड की दूरी जो होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही हमने किया यहाँ, उसमें तो हमने आर माना था तो आर के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास दूरी है वो ये है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब हम रूट का इस वर्ग करते हैं तो वो वर्ग क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल जाता है। वो बायो सेवर्ट के नियम से ही बस हमने आर का मान रख दिया है। यहाँ पे आप आर स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सारे मान को रखा है। और साइन थीटा को हमने लिखा है लंब बटा कर्ण, तो लंब आर था और ये आपके पास था कर्ण, तो हमने इसके मान को रख दिया है। अब हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो dB बराबर म्यू नॉट DL R। अब देखिए ये स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक तो है, और यहाँ पे आप रूट हटाएंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 रूट को जब भी हटाते हैं। फिर यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू नॉट, सॉरी इसमें आई छूट गया है, यहाँ पे आई आप लिखते आइएगा, आई है यहाँ पे भी, आई DL R को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे इन दोनों को ऐड कर देते क्योंकि आपके पास ये क्या है, अगर लॉग आप पढ़े होंगे कि a के पावर n प्लस a के पावर m होता है, तो हम लिख सकते हैं कि a के पावर n प्लस m। तो यहाँ पे भी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो आप x के पावर x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और पूरे के पावर घाते 1 प्लस 1/2। अब इनको जब जोड़ेंगे आप तब यहाँ से आएगा dB बराबर म्यू नॉट, यहाँ से एरो लगा लीजिएगा, म्यू नॉट आई DL और यहाँ से R लिखिए, और यहाँ से आप दोनों को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर, सॉरी हमने पहले x को लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2। हमने बस यहाँ से इसको सॉल्व किया है, तो ये होता है एक मान आपके पास, यहाँ से ये भी आ जाएगा, इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये जो x का मान है, यहाँ से आपको दिखा कि x बराबर क्या है, 0 है। जब x बराबर 0 है तो आपके पास आ जाएगा dB बराबर म्यू नॉट R DL R। अब हमने x को 0 मान लिया है तो बचेगा r के पावर 2 और यहाँ से x के बटा 2। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट
DLI। अब देखिए जब घात ऐसी होती है ना कि a के पावर n और इसके पावर m, तो यहाँ पे घातों का गुणा हो जाता है, यानी ये आ जाएगा 1n गुणे m। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, r और मल्टीप्लाई 3/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा dv बराबर म्यू नॉट dl r i, और यहाँ आपके पास आ गया r क्यूब। तो अब यहाँ से एक r कट जाएगा क्योंकि ये r एक r को कैंसिल आउट कर देगा, जिसके बाद आपके फार्मूला आएगा यहाँ से dv बराबर म्यू नॉट i dl अपॉन r स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपको जब x को 0 करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये छोटे से खंड से था, जब हम संपूर्ण खंड के लिए निकालेंगे तब आपके पास dv बराबर म्यू नॉट i और dl बराबर, अभी आप पढ़ेंगे जब इसका समाकलन करते हैं तो आपके पास आता है 2 पाई r, क्योंकि उस पूरे वृत्त की परिधि जो है कितनी है 2 पाई r है। तो यहाँ से जब आप रखेंगे 2 पाई r, यहाँ से हमने 4 पाई को तो गायब ही कर दिया, सॉरी, यहाँ से 4 पाई लिखते आइएगा, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, यहाँ से भी 4 पाई और यहाँ भी रहेगा 4 पाई और यहाँ भी रहेगा 4 पाई। तो यहाँ पे भी जब आप लिखेंगे म्यू नॉट 4 पाई और नीचे बचा है r स्क्वायर, तो इस r स्क्वायर से ये r कैंसिल आउट और पाई से पाई ये और यहाँ से 2, तो आपके पास यहाँ से मिल जाएगा कि dv बराबर म्यू नॉट i 4 पाई r, और यही निकाला था हमने केंद्र पे, हमने यही फार्मूला निकाला था केंद्र के लिए, क्योंकि जब हम x को 0 करेंगे तो वो केंद्र पे ही तो आ जाएगा। तो यही माने कि जब हम x बराबर 0 कर लेते हैं तो ये आ जाता है, और जब हम किसी अक्ष पे निकालते हैं तो आपके पास मान ये आएगा। और सॉरी, माय फॉल्ट कि हमने 4 पाई को छोड़ दिया था, तो हमने 4 पाई को लिख लिया, तो इसीलिए कहते हैं प्लीज आप लेक्चर को एंड तक देखते रहे, क्योंकि भाई थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है, एंड तक कुछ हमसे मिस्टेक होता है तो वो भी हम क्लियर आउट एक बार जब रिपीट करते हैं तो हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया जब हमने x माना है। यहाँ से एक हमने उसमें पढ़ा तो एक छूट गया था कि मान लीजिए कुंडली हम एक मान नहीं सकते, हम मान सकते कि n फेरे, n फेरों के लिए, यानी हम कुंडली जो है ना n बार, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी हम काउंटिंग को नहीं बताया है तो हम n मान लेते हैं, क्योंकि n प्राकृतिक नंबर को दर्शाता है, तो आपको n को यहीं पे मल्टीप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा dv बराबर म्यू नॉट i और यहाँ से 2r और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे n, तो ये आ जाएगा आपके पास n फेरों के लिए। तो ये था बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग, अनुप्रयोग की, मतलब इन्होंने प्रयोग करके अपना जो नियम दिया था, तो अपने एक प्रयोग किया था तो उसका कहीं यूज हुआ, तो हाँ हमने कुंडली जब बनाई तो वहाँ पे ये यूज किया गया बायो-सेवर्ट का नियम। और ये आपके पास यहाँ से 2 फार्मूले 3 अलग अलग, ये आपके पास एक्स अक्ष के लिए आ गया, ये फार्मूला है जब हमने दूरी को माना है, और ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, और जब n फेरे दिए हो तो ये भी फार्मूला आपके पास इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी फार्मूले आपको हर कंडीशन से याद होने चाहिए, क्योंकि आपको सवाल किसी पे भी दे सकता है। आपको n फेरे दे देंगे, आपको कहेगा कि x का मान 0 करके दे देगा, कि जो कि पहले हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि केंद्र पे जो निकालना था, तो वो बस आपके पास थोड़ा सा खेल जाएगा, सीधे से ना पूछ के कि ये से केंद्र पे पूछेगा, वो पूछ देगा कि x का मान 0 है, तब वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन, भाई केंद्र नहीं पूछा है, लेकिन वो पूछा तो केंद्र पे ही है, लेकिन वही कहते हैं ना कि कान को सीधे ना पकड़ के हाथ घुमा के पकड़ो, बात वही आएगा।
तो वही बात है कि हम कान को ही तो पकड़े हैं, भले यहाँ से पकड़े फिर ऐसे घुमा पड़े तो किसी और चीज को तो पकड़ेंगे नहीं। तो वही बात इसमें भी है कि कभी कभी आपसे पूछ देगा कि केंद्र पे बताओ, और कभी कभी पूछ देगा कि बताओ कि जब x का मान 0 हो। तो दोनों बात एक ही है, दोनों का जो फार्मूला आएगा वो सेम ही आएगा, और जो x अक्ष की दूरी पे हमने p पे निकालना है उसके लिए फार्मूला आपके पास ये आएगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया, हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए कि ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बस इसी मतलब स्टूडेंटों की थोड़ी सी मदद हो सके, यही हमारी चाह है। और बस आप सबका सपोर्ट मिलता रहे ताकि हम और भी मेहनत करके आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस लाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।